नमस्कार दोस्तों। आज से हम क्लास 12th की पहली बुक समकालीन विश्व राजनीति वाली को ऑनलाइन पूरा करेंगे और इससे जुड़े हुए मैंने दो बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा और घटनाएं वो मैंने अलग से वीडियो बना करके डाल दी थी ताकि इस चैप्टर को समझने में हमें आसानी हो। और जिस किसी ने भी वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आ रहे आइकन बटन का क्लिक करके आप उन वीडियो को आसानी से देख सकते हो और अपनी समझ इस चैप्टर के अंदर बढ़ा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का जो नाम है वो है शीत युद्ध और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर के आधार पर ही आने वाले 2-3 चैप्टर जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम शीत युद्ध से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है शीत युद्ध किसे कहते हैं, या क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ सकता है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो शीत युद्ध का आसान शब्दों में अर्थ जो होता है वो होता है अस्त्र शस्त्र या खून खराबे के बिना दो विचारधाराओं की जो लड़ाई होती है उसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। यानी इसमें डायरेक्ट युद्ध नहीं होता, बस विचारधाराओं की लड़ाई होती है जिसमें युद्ध की स्थिति का अभाव होता है। यानी युद्ध नहीं होगा, युद्ध की स्थिति जैसी लगेगी कि युद्ध होने वाला है परंतु युद्ध नहीं होता है। एक विचारधारा दूसरी विचारधारा को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है और इसी जो स्थिति का जो नाम है वो है शीत युद्ध। और इस शीत युद्ध ने वर्तमान और ऐतिहासिक दोनों राजनीतियों को बहुत हद तक प्रभावित किया, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है विश्व राजनीति की। इसको समझना इसीलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध वाली वीडियो नहीं देखी है वो आइकन बटन का यूज करके वो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की जो है वीडियो को देख सकता है और समझ सकता है कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र क्या थे। यहां पर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मित्र राष्ट्र जिनकी तरफ से हम लड़ रहे थे और धुरी राष्ट्र जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध या फिर शीत युद्ध के दौरान। इसमें मित्र राष्ट्रों की सूची में जो शामिल देश हैं वो है सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। इसके बाद धुरी राष्ट्रों की सूची में जो देश शामिल हैं वो है जर्मनी, जापान, इटली। इसके बाद शीत युद्ध कब हुआ, तो शीत युद्ध की जो घटना है वो इसकी शुरुआत मानी जाती है वैसे तो 1945 से। बाकी इसके बारे में मैं बता देता हूं कि शीत युद्ध की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो समाप्ति के बाद हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर दो बम गिराए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को, तो उन्हीं तारीखों को शीत युद्ध की शुरुआत के तौर पर जाना जाता है। तो यानी 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए, जिसको हम शीत युद्ध की शुरुआत के रूप में जानते हैं। और ये जो शहर थे जापान के वो थे हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी, और इन बमों का जो नाम था, एक का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैटमैन। और ये 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्रमशः इस पर और इस पर, और ये भी क्रमशः इस पर और इस पर, यानी 6 अगस्त को लिटिल बॉय गिराया गया था हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को गिराया गया था फैटमैन नागासाकी के ऊपर। आगे चलते हैं। तो फिर क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट से आप क्या समझते हो? तो क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में मैं बताता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। क्यूबा एक देश है, क्यूबा एक देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से लगा हुआ एक छोटा सा देश है और जहां 1961 में क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ने साम्यवाद पर आधारित सरकार चलाना शुरू किया। साम्यवाद को मैं बता चुका हूं पहली वीडियो के अंदर।
अगर जिसने साम्यवाद से संबंधित वीडियो भी नहीं देखी, वो ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन का यूज करके साम्यवाद को समझ सकता है। तो साम्यवाद पर आधारित सरकार चलाना शुरू किया और उस समय यूएसए के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, यानी JF कैनेडी, ये यूएसए के राष्ट्रपति थे 1961 के समय। तथा सोवियत संघ के नेता उस समय थे निकिता ख्रुश्चेव। निकिता ख्रुश्चेव उस समय सोवियत संघ के नेता थे जिस समय क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। इसके बारे में बता देता हूं, 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में अमेरिका के खतरे के परिणाम स्वरूप, क्योंकि सोवियत संघ को लग रहा था कि अमेरिका क्यूबा के ऊपर हमला कर देगा, क्यूबा के अंदर जो साम्यवादी विचारधारा है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि जो साम्यवादी विचारधारा है उसका समर्थन करता था सोवियत संघ और पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करता था अमेरिका। तो क्यूबा के अंदर साम्यवादी विचारधारा थी। सोवियत संघ को लगता था कि अमेरिका क्यूबा के ऊपर आक्रमण करके साम्यवाद को खत्म कर देगा और इसी को बचाने के लिए सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने शस्त्रों को लगाना शुरू कर दिया ताकि अमेरिका की विचारधारा से क्यूबा को बचाया जा सके। और वहां से, यानी क्यूबा से अमेरिका जो है बहुत नजदीक है, मात्र 140 किलोमीटर की दूरी है, जहां से अमेरिका की प्रत्येक गतिविधि के ऊपर नजर रखी जा सके। इसीलिए सोवियत संघ ने क्यूबा के अंदर अपनी सैनिक मिसाइलें तैनात करनी आरंभ कर दी और जिस घटना की जानकारी अमेरिका को 21 दिन बाद या कहें 3 सप्ताह बाद पता चली और जिसका विरोध अमेरिका ने किया और अपने जंगी जहाज, मतलब अमेरिका को जैसे ही पता चला कि सोवियत संघ ने क्यूबा के अंदर सैनिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं, तो अमेरिका ने जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के अंदर सोवियत संघ से आने वाले पानी के जहाजों के सामने, जस्ट सामने अपने पानी के जहाज खड़ा कर दिए और इससे उन्होंने सोवियत संघ से आने वाले सैनिकों के रास्ते को रोका और दोनों के समय ऐसा लगने लगा कि दोबारा कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अब तीसरा वर्ल्ड वॉर होकर के ही रहेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें हटाने का फैसला 23 अक्टूबर 1962 को लिया और ये पूरी की पूरी जो घटना है ये जानी जाती है क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से। इसके बाद अगला टॉपिक है वह शीत युद्ध के आरंभ होने के कारण। देखो, शीत युद्ध बहुत बड़ी घटना है और मैंने जैसे पहले ही बताया कि कोई भी घटना अचानक से शुरू नहीं होती है। शीत युद्ध के कारणों की हम चर्चा करेंगे, शीत युद्ध क्यों हुआ। सबसे पहले शीत युद्ध जो था वो शक्ति के लिए संघर्ष था। शक्ति के लिए संघर्ष अर्थात दोनों ही महाशक्तियां अपने अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहती थी और इसीलिए वह जो है शीत युद्ध मतलब अपने गुट में देशों को शामिल करती जा रही थी, जिससे क्या है दोनों ही शक्तियों के बीच में संकट गहराता चला गया और शीत युद्ध कड़ा होता चला गया। इसके बाद अन्य महाशक्तियों का अभाव। शीत युद्ध शुरू होने का एक और कारण यह था पूरे विश्व के अंदर दो ही महाशक्तियां बची थी, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। तो इसीलिए महाशक्ति रोकने के लिए तो इसीलिए शीत युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद हम बात करें तीसरी, इसमें थी विपरीत विचारधाराओं की लड़ाई। एक तो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की जो विचारधारा थी विकास करने की, मूल्यों पर चलने की, वो बिल्कुल विपरीत थी। मैंने पिछली वीडियो जो मैंने बताई थी आपको पूंजीवाद और साम्यवाद में अंतर, जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो फिर दोबारा बोल रहा हूं, आइकन बटन का आप यूज करके उस वीडियो को देखो। आप विचारधाराओं को समझोगे तो ये चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। तो दोनों की विचारधारा बिल्कुल विपरीत थी, एक की साम्यवाद थी, एक की पूंजीवाद थी। साम्यवाद विचारधारा का समर्थन करने वाला सोवियत संघ और पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करने वाला अमेरिका, और दोनों ही विचारधारा एक दूसरे को अपने लिए खतरा मानती थी। इसीलिए दोनों विचारधारा एक दूसरे से शक की निगाहों से अपने आप को देखती थी, दुश्मन जैसा व्यवहार करती थी और यही कारण था शीत युद्ध का होने का। इसके बाद छोटे देशों के साथ सैन्य संगठन के लाभ के लिए क्यों जरूरत पड़ रही थी, शीत युद्ध क्यों हो गया कि छोटे छोटे देशों के लिए सैन्य संगठन चाहिए थे उनको। छोटे छोटे देशों से सैनिक संगठन के लिए, प्राकृतिक लाभ के लिए और पूंजी के लिए ये देश अपने अपने देश को शामिल करते जा रहे थे और शीत युद्ध पक्का होता चला गया। इसके बाद परिणाम क्या हुए शीत युद्ध के, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है शीत युद्ध के परिणाम। तो सबसे पहला जो परिणाम हुआ शीत युद्ध का वो दो ध्रुवीय विश्व का उद्गम,
यानी पूरी दुनिया दो भागों में बट गई। एक तरफ अमेरिका जो पूंजीवाद का समर्थन करता था, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था, दूसरी तरफ सोवियत संघ जो कि समाजवाद और साम्यवाद पर आधारित व्यवस्था को चलाता था, जिसका समर्थन करने वाले देश थे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ऐसे देश। तो पूरी दुनिया शीत युद्ध के कारण दो भागों में बट गई, एक पूंजीवाद की तरफ, एक साम्यवाद की तरफ। साम्यवाद की तरफ मतलब सोवियत संघ, पूंजीवाद की तरफ मतलब अमेरिका। इन विचारधारा को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक को पश्चिमी विचारधारा भी कहते हैं, एक को पूर्वी विचारधारा भी कहते हैं। पश्चिमी विचारधारा अर्थात पूंजीवाद अमेरिका, पूर्वी विचारधारा अर्थात साम्यवाद रूस। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद सैन्य गुटों की स्थापना, जैसे ही शीत युद्ध बढ़ा तो दोनों ही महाशक्तियों ने सैनिक संगठन बनाने आरंभ कर दिए। सैनिक संगठन बनाने आरंभ कर दिए, जैसे अमेरिका ने बनाया नाटो, सीटो, सेंटो। सोवियत संघ ने जो है एक संगठन बनाया 1955 में, जिसका नाम था वारसा संधि। वारसा संधि नाम का एक सैनिक संगठन बनाया। वहीं अमेरिका ने 3 बनाए थे, नाटो, इनको आगे हम पढ़ेंगे। नाटो 1949 में, सीटो 1954 में और सेंटो 1955 में। इसके बाद शस्त्रों की होड़ और विश्व को परमाणु युद्ध का भय। शीत युद्ध के कारण दोनों ही महाशक्तियों ने या कहें दोनों ही गुटों ने अपने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए शस्त्रों की होड़ लगा दी। अपने अपने देशों के अंदर उन्होंने परमाणु बम बनाने शुरू कर दिए और इस प्रकार से पूरी दुनिया परमाणु बम के युद्ध से भयभीत रहने लगी कि कभी भी युद्ध होगा तो परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है। और ये एक भय का जो वातावरण तैयार हुआ वो हुआ शीत युद्ध के कारण। इसके बाद नए देशों का स्वतंत्र होना। सोवियत रूस और कम्युनिस्ट राष्ट्र यूरोपीय देशों पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों को गुलाम बनाकर रखा है। एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से नवस्वतंत्र देश राष्ट्रों का उदय हुआ। क्योंकि देखो रूस आरोप लगाता था अक्सर पूंजीवादी देशों के ऊपर और यूरोप के देशों पर कि इन देशों ने एशिया और अफ्रीका के देशों को गुलाम बना के रखा हुआ है, और इसी के कारण उन देशों में राष्ट्रवाद की भावना जागी और उन्होंने आजादी की मांग करी। अब उनको अपने गुटों में शामिल रखना था महाशक्तियों को, तो उन्होंने केवल दिखाने के लिए ही और मजबूरी में नए नए देशों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। ये भी एक परिणाम हुआ। फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास। शीत युद्ध और अधिक बल जो मिला वो नव स्वतंत्र राष्ट्रों के दोनों गुटों में शामिल होने से मिला तथा इस विचार को चुनौती जो दी गुटनिरपेक्षता ने दी, और इन गुटों में स्वयं से अलग रखने की ये विचारधारा थी। यानी अगर शीत युद्ध नहीं होता तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भी जन्म नहीं होता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद शक्ति संतुलन सिद्धांत से आप क्या समझते हो, या अपरोध या रोग संतुलन सिद्धांत से आप क्या समझते हो? तो मैं यहां पर बता देता हूं, दोनों महाशक्तियों ने परमाणु बम बना लिए थे और यदि युद्ध हुआ तो इन परमाणु बम का वो प्रयोग करते और बाद में विजेता कौन होता तय करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि चाहे जीते कोई भी लेकिन हानि दोनों पक्षों को बराबर उठानी पड़ती। तो इसीलिए कोई भी पक्ष जो है एक दूसरे के ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं कर रहा था। उनको पता था सामने वाला भी मुझे उतनी ही क्षति पहुंचा सकता है जितनी मैं इसे क्षति पहुंचा सकता हूं। तो इसीलिए दोनों ही देश या फिर जो है दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने से बच रही थी। इसी सिद्धांत को हम शक्ति संतुलन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं या रोक अपरोध सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यानी दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर हमला करने से बचे, क्योंकि दोनों को पता है सामने वाला भी मजबूत है, मुझे उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना कि मैं इसे। इसीलिए आगे हम बात करते हैं फिर दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। जैसे कि मैंने बताया, जैसे ही 1945 में शीत युद्ध की शुरुआत हुई तो शीत युद्ध की दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने अपने आप को शक्तिशाली करने के लिए छोटे छोटे देशों को अपने अंदर शामिल करना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया दो विश्व में बट गई। एक था क्या कहते हैं अमेरिकी जो पूंजीवादी गुट था जिसको उदारवादी लोकतंत्र पर आधारित था, दूसरा साम्यवादी गुट जिसको सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था। तो इस प्रकार से पूरी दुनिया दो भागों में बट गई। इसी को कहते हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। अगला टॉपिक है
छोटे देशों को महाशक्तियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? छोटे छोटे जो देश थे वो क्यों महाशक्तियों की तरफ जा रहे थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में देखा है आते हुए से। तो ये पहला है सुरक्षा का वादा। जो छोटे देश बड़ी महाशक्तियों की तरफ जाते थे उन्हें सुरक्षा का वादा मिलता था कि कोई आपके ऊपर आक्रमण करेगा, आपकी स्वतंत्रता को हानि पहुंचाएगा तो हम आपके लिए लड़ेंगे। इसीलिए छोटे देश जाते थे महाशक्तियों की तरफ हथियारों के लिए। नवस्वतंत्र देश स्वयं नवस्वतंत्र जो देश थे उनके स्वयं के छोटे छोटे आसपास के स्थानिक दुश्मन हुआ करते थे। जैसे भारत के देखा जाए तो पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, ऐसे बांग्लादेश हो गया, तो इनके स्वयं के अपने स्थानीय दुश्मन हुआ करते थे। उनसे लड़ने के लिए छोटे देशों को हथियारों की आवश्यकता पड़ती थी। वो हथियार मिलते थे महाशक्तियों से। तो इसीलिए छोटे देश महाशक्तियों की तरफ जाते थे। आर्थिक मदद के लिए, पैसों के लिए जाते थे। तकनीकी सहायता के लिए छोटे देश अल्प विकसित थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, और टेक्नोलॉजी के लिए भी महाशक्तियों की तरफ जाते थे छोटे देश। तो ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सुरक्षा का वादा, हथियार, आर्थिक मदद और तकनीकी। इनके लिए छोटे देश महाशक्तियों की तरफ जाते थे। अब अगला है, महाशक्तियों को छोटे देशों की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? तो मानते हैं कि छोटे देशों को तो चाहिए कुछ ना कुछ, इसलिए वो महाशक्तियों की तरफ जाते थे। लेकिन महाशक्तियां भी छोटे देशों की जरूरत पड़ती थी। उनके निम्नलिखित कारण थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा करके इनमें से अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लेता है दोनों में से। पहला पॉइंट है संसाधन के लिए, यानी उन छोटे देशों के संसाधनों के लिए, चाहे वो लौह इस्पात हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला हो, बहुमूल्य प्राकृतिक साधन हो, उनको प्राप्त करने के लिए महाशक्तियां छोटे देशों की तरफ जाती थी। फिर भूक्षेत्र अर्थात जमीन के लिए, ताकि वहां से राजनीतिक गतिविधियां और सांस्कृतिक गतिविधियों को स्थानांतरित किया जा सके। फिर इसके बाद सैनिक ठिकानों के लिए, जैसे आपने पढ़ा क्यूबा मिसाइल संकट के क्षेत्र के बारे में, तो जरूरत पड़ी थी क्यूबा की सोवियत संघ को, क्योंकि वहां से नजर रखी जा सके, युद्ध के समय में ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचाई जा सके अमेरिका को। तो इसीलिए सैनिक ठिकानों के लिए जरूरत पड़ती है महाशक्तियों को। इसके बाद आर्थिक मदद के लिए, आर्थिक मदद ऐसा नहीं है कि महाशक्तियां ही छोटे देशों की करती हैं, छोटे देश भी आर्थिक मदद करते हैं महाशक्तियों की, ठीक है, इसीलिए उनको जरूरत पड़ती है। अगला है, तो इस प्रकार से 4 महत्वपूर्ण बिंदु हो गए सुरक्षा का, ये इसमें हो गए आपके 4 महत्वपूर्ण बिंदु। वो कौन कौन से थे? जो महाशक्तियों को छोटे देशों की आवश्यकता पड़ती है, वो संसाधन, भूक्षेत्र, सैनिक ठिकाने और आर्थिक मदद। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है, दोनों महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैनिक संगठन कौन से थे? तो दोनों महाशक्तियों ने शीत युद्ध के दौरान जो है अविश्वास के कारण अपने आप को सुरक्षित करने के लिए सैनिक संगठन बनाए थे। तो पहले की बात करें, नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 1949 में अमेरिका द्वारा बनाया गया। पश्चिम ने यूरोप को एक संगठन का रूप दिया, इसका नाम अमेरिका द्वारा नाटो रखा गया। इसकी स्थापना 1949 में। देखो, यूरोप के जो देश थे वो सोवियत संघ के करीब थे, और सोवियत संघ से बचाने के लिए अमेरिका ने उन देशों को एक सैनिक संगठन में तब्दील कर दिया, उसका नाम था नाटो। उद्देश्य क्या था कि इसमें घोषणा की गई कि यदि कोई नाटो के सदस्य देशों पर हमला करेगा तो संपूर्ण नाटो के सदस्य उसे अपने ऊपर हमला कर मानेंगे और मिलकर के हमलावर पर हमला कर देंगे। ये थी ये का उद्देश्य था। इसके बाद सीटो का है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1954 में बना। ये भी अमेरिका ने बनाया। ये दक्षिण पूर्व जो ईस्ट एशिया है, जो जहां पर अमेरिकी विचारधारा है, उनको बचाने के लिए साम्यवाद से उसको सैनिक संगठन में तब्दील कर दिया। एक और संगठन बनाया अमेरिका ने जिसका नाम था सेंटो में से CEN, तीनों का मतलब है सेंट्रल और ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय संधि संगठन 1955 में बनाया गया अमेरिका द्वारा। और ये सैनिक संगठन का उद्देश्य सोवियत संघ की विचारधारा के प्रसार को रोकने के लिए था। अब अमेरिका मतलब सोवियत संघ ने क्या बनाया? तो सोवियत संघ ने भी एक संगठन बनाया जिसका नाम था वार्सा संधि। वार्सा संधि सोवियत संघ द्वारा बनाया गया एक सैनिक संगठन था। अमेरिका के नाटो और अन्य सैनिक संगठनों को टक्कर देने के लिए पूर्वी देशों का बनाया गया एक सैनिक संगठन था। इसका भी उद्देश्य नाटो जैसा ही था। ठीक है, आगे चलते हैं। मार्शल प्लान क्या है? तो मार्शल प्लान के बारे में अमेरिका के मतलब इस चैप्टर के अंदर दे रखा है मार्शल प्लान। तो 1945 में अमेरिका द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ध्यान रखना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
अमेरिका ने कहा कि जो भी देश यूरोप के तबाह हो गए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अमेरिका उनको आर्थिक सहायता देगा। और यही जो मदद थी जानी गई मार्शल प्लान के नाम से। मार्शल तत्कालीन अमेरिका के वित्त मंत्री थे, उन्हीं के नाम पर यह योजना का नाम था उसका मार्शल योजना। चलो आगे, अगला है, एक मिनट देख लेता हूं कुछ है तो नहीं है नीचे। हाँ, अगला है शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे मतलब फैलाव, कहां कहां, या फिर आप इसको समझ सकते हो आसानी से, शीत युद्ध के दायरे का मतलब ऐसी कौन कौन सी घटना थी जब दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के सम्मुख आ गई लड़ाई के लिए। तो पहली है क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा एक ऐसा, तुम्हें पता है सारा का सारा, क्यूबा एक ऐसी घटना थी जिसके कारण दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के सामने आ गई थी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की घटना थी। तो क्यूबा हो गया। फिर कोरिया। कोरिया, दोनों महाशक्तियां कोरिया को लेकर एक बार फिर आपस में भिड़ गई, क्योंकि कारण दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति बनी। कोरिया के कारण भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रयोग करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों महाशक्तियों के बीच में विवाद को निपटा दिया और 38 समानांतर रेखा खिंचवाई थी, 38 डिग्री समानांतर रेखा कोरिया के बीच में। मैं आपको बता दूं 1949 से पहले कोरिया एक देश हुआ करता था, तो जिसमें उत्तर की तरफ साम्यवादी विचारधारा थी और दक्षिण की तरफ पूंजीवादी विचारधारा थी। पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका की, उत्तर की तरफ साम्यवाद की। तो उस तरीके से वहां पर फूट पड़ गई पूरे कोरिया के अंदर, और बीच उसके फूट को, झगड़े को निपटाने के लिए कोरिया को लेकर दोनों महाशक्तियां लड़ने ही वाली थी। तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रयोग करके कोरिया के बीच में एक रेखा खिंचाई, जिसका मतलब 38 डिग्री समानांतर रेखा गुजरती है, उसको ही उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में डिवाइड कर दिया कोरिया को, और कोरिया दो देश बन गए। इस प्रकार से कोरिया युद्ध को या फिर कहें कोरिया संकट को निपटाया गया। बर्लिन, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और बर्लिन के अंदर स्थित दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि बर्लिन दो भागों में डिवाइड हुआ था शीत युद्ध के दौरान, क्योंकि जर्मनी सबसे महत्वपूर्ण कारण माना गया था युद्ध का। तो उसके बीच में एक दीवार खींची गई थी। पूर्वी जो जर्मनी था और पश्चिमी जर्मनी, तो पूर्वी जर्मनी का समर्थन करता था सोवियत संघ, और पश्चिमी जर्मनी का अमेरिका। तो इस तरीके से स्थानों को लेकर के भी, बर्लिन के स्थानों को लेकर के दोनों महाशक्तियां अक्सर युद्ध की स्थिति में, कांगो को लेकर के भी दोनों महाशक्तियों में तनातनी बढ़ी और युद्ध की स्थिति आई। ऐसी अन्य यह कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध, यानी ये क्षेत्र ऐसे थे, ये घटनाएं ऐसी थी, क्यूबा, कोरिया, बर्लिन, कांगो और वियतनाम, अफगानिस्तान, जिनको लेकर के दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के जस्ट सम्मुख आ गई। इसके बाद ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी पहले इसको निपटाते हैं। इस शीत युद्ध में कमी के लिए उठाए गए कारण, मतलब उठाए गए कदम कौन से थे, या पूछ ले एनपीटी, सीटीबीटी, ठीक है, ये ट्रीटियां क्या थी, स्थायी शांति के लिए उठाए गए कदम। फिर शीत युद्ध में स्थिरता मतलब रोक, शांति या उसका अंत। ये चारों क्वेश्चनों का एक आंसर बनेगा, वो ये है कि एनपीटी परमाणु अपसार संधि 1968 में लागू की गई। इस संधि में कहा गया कि परमाणु संपन्न राष्ट्र किसी और को परमाणु शक्ति नहीं देंगे, और इसको लेकर के संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शस्त्र विहीन राष्ट्र परमाणु बम नहीं बनाएंगे। यानी ये संधि लागू की गई कि भाई जिन्होंने परमाणु बम बना लिए हैं वो देश किसी और को परमाणु जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं देंगे, और जिन्होंने नहीं बनाया वो आगे भी परमाणु बम नहीं बनाएंगे, क्योंकि परमाणु बम जो है वो क्या होते हैं, वो स्थायी शांति स्थापित नहीं कर पाते हैं। यानी अगर बम भी रहेंगे और आप कहोगे भी दूसरे से शांत हो जाओ, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ही परमाणु बम के ऊपर रोक लगाने के लिए एनपीटी लागू की गई थी। परंतु क्या हुआ, परमाणु ऊर्जा को असैनिक कार्यों में प्रयोग करेंगे। अनेक राष्ट्रों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, परंतु भारत ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए मना कर दिया हस्ताक्षर करने से। अब समझ में आया होगा कि परमाणु अपसार संधि में कहा गया कि जो संपूर्ण जिन्होंने परमाणु बम बना लिए वो आगे किसी और देश को नहीं देंगे ये टेक्नोलॉजी, और जिन्होंने बना भी लिए वो भी परमाणु बमों का, परमाणु ऊर्जा का प्रयोग असैनिक कार्यों के लिए, चाहे वो बिजली बनाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए, या
किसी और कार्य में यूज कर सकते परमाणु शक्तियों को, संपन्न राष्ट्र की भी कह रहे थे। और भारत के पास इसके संधि के ऊपर अनेक राष्ट्रों ने साइन किए, परंतु भारत ने इसे साइन नहीं किए, क्योंकि भारत ने इसे भेदभावपूर्ण बताया। भारत ने इसे भेदभावपूर्ण इसलिए बताया, उन्होंने कहा कि युद्ध की स्थिति में अगर आप युद्ध हुआ तो आप तो परमाणु बम तान करके खड़े हो जाओगे भारत के ऊपर, भारत क्या करेगा ऐसी स्थिति में। तो भारत ने बोला कि भारत तब इसके ऊपर साइन करेगा जब सभी परमाणु संपन्न देश या तो अपने परमाणु संपन्न या फिर कहीं परमाणु बम्बों को खत्म कर दें या हमें भी बनाने दो, उसके बाद करेंगे हम साइन। तो इस प्रकार से भारत ने इसके ऊपर साइन करने से मना कर दिया। एक और ये है सीटीबीटी। सीटीबीटी क्या है? व्यापक परमाणु परीक्षण संधि। ये 1996 में हुई थी और यह एक ऐसा समझौता था जिसके जरिए परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा दी गई थी, यानी अब कोई परीक्षण नहीं करेगा। फिर है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, एबीएम, जो 1972 में लागू किया गया था। इसमें क्या था? इस संधि में अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका गया था। देखो, एबीएम जो मिसाइल है उनको वो यूज करते थे दोनों, सोवियत संघ और अमेरिका, तो इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी 1972 में। फिर है सीमित परमाणु संधि। सीमित परमाणु संधि को 1963 में, एलटीबीटी है ये, इसको 1963 में लागू किया गया। इस पर 100 देशों ने हस्ताक्षर किए और 1963 अक्टूबर तक इसके ऊपर सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन ने भी हस्ताक्षर कर दिए। इन देशों ने यह माना कि बाह्य सुरक्षा या वायुमंडल में कोई भी बाह्य अंतरिक्ष और वायुमंडल में किसी प्रकार का हम परीक्षण नहीं करेंगे, परमाणु विस्फोट का ट्रायल नहीं करेंगे, ये कहा गया सीमित परमाणु परीक्षण संधि में। इसके बाद जो है रणनीतिक शस्त्र कटौती संधि, इसमें भी जो है इसको साल्ट कहते हैं। 1991 में इस संधि में कहा गया कि अमेरिका और रूस अपने परमाणु परीक्षणों में भारी कटौती करेंगे, इस तरीके से रोक लगाई गई। इसके बाद गुटनिरपेक्षता देशों की भूमिका। गुटनिरपेक्षता देशों ने शीत युद्ध की उग्रता में कमी लाई। शीत युद्ध के द्वारा, मतलब गुटनिरपेक्षता के द्वारा शीत युद्ध को कम किया। आर्थिक कारक, सोवियत संघ और अमेरिका मतलब कुछ समय बाद ये समझने लगे थे कि आपस में युद्ध करके, बैर करके, शस्त्रों में अपने आप की आर्थिक शक्ति को झोंक करके किसी को लाभ नहीं मिलने वाला, और इसीलिए वो स्वयं भी अब शीत युद्ध से बोर होने लगे थे। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम इस चैप्टर का अगला भाग अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आपका दिन जो है शुभ रहे। और दूसरी बात ये कि अगर किसी को इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे, क्योंकि अगर आपको कोई अलग से प्रॉब्लम होगी मैं उस विषय के ऊपर एक अलग से 5-10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सम्मुख रख दूंगा। इससे क्या होगा कि आप उसको जल्दी से समझ पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।